Hello everyone. Once again, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of abstract algebra from June 2019 question paper. जून 2019 क्वेश्चन पेपर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पार्ट बी से एंड टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं पार्ट सी से। तो टोटल 9 क्वेश्चन हुए। सो आज के इस वीडियो में हम वो टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जून 2019 के। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी एंड क्वेश्चन नंबर 37। सो सिंगल करेक्ट होगा यहाँ। सो इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट फॉर एनी इंटीजर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेट dn number of positive divisors of n, vn number of distinct prime divisors of n, and wn या फिर omega n number of prime divisors of n with counted with multiplicity. So ये इनके बारे में बताया गया dn, vn and omega n किसको डिनोट करते हैं। देन क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर p एक प्राइम नंबर हो देन उसके लिए d ऑफ p होगा 2, क्योंकि d हमें गिवन dp हमें गिवन है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर अगर p प्राइम नंबर होगा देन इसके पॉजिटिव डिवाइजर ये दो ही होंगे 1 एंड p। सो यहाँ से d ऑफ p इक्वल्स टू 2 एंड v ऑफ p होगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n। सो 1 इंटू p अगर करेंगे देन यहाँ से इसका सिर्फ एक ही प्राइम डिवाइजर होगा, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। सो यहाँ से प्राइम नंबर सिर्फ एक ही आएगा। सिमिलरली अगर पी स्क्वायर की बात करेंगे देन इसे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स तो एक ही आए ना, प्राइम नंबर तो एक ही है डिस्टिंक्ट पी। सो यहाँ से वी ऑफ पी स्क्वायर भी 1 ही आएगा और ओमेगा ऑफ पी स्क्वायर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी। सो यहाँ से प्राइम नंबर की मल्टीप्लिसिटी क्या है, कितनी आएगी 2। सो यहाँ से आएगा 2। सो क्वेश्चन कहता है ऑप्शन ए हमें कहता है इफ n इज ग्रेट, फर्स्ट कह रहा है इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 एंड ओमेगा n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 देन d ऑफ n इज ग्रेटर देन log ऑफ n होगा। फर्स्ट ऑप्शन ये कहता है एंड देन सेकेंड ऑप्शन हमें कहता है देयर एग्जिस्ट n सच दैट d ऑफ n इज ग्रेटर देन 3 रूट n। थर्ड ऑप्शन कहता है फॉर एवरी n 2 raised to the power vn is less than equals to dn is less than equals to 2 of omega n। एंड देन लास्ट ऑप्शन कह रहा है इफ wn या फिर ओमेगा n इक्वल्स टू ओमेगा m हो देन d ऑफ n इक्वल्स टू d ऑफ m आएगा। सो पार्ट बी का क्वेश्चन है, तो ये सिंगल करेक्ट हो गया तो हम ऑप्शंस डिस्कार्ड करके फाइंड आउट कर ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, या फिर डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर ले कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देन उसी ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। सो वन बाय वन अगर ऑप्शंस डिस्कार्ड करते हुए चलें तो लेट अस टेक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहता है इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 एंड ओमेगा n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 देन d ऑफ n इज ग्रेटर देन log ऑफ n। सो ये फाइंड आउट करने के लिए लेट अस टेक अ काउंटर एग्जांपल। इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 गिवन है और ओमेगा n हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेना है। सो लेट अस टेक n इक्वल्स टू 101 इंटू 101। सो यहाँ से हमें पता है 101 जो होता है एक प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर है यहाँ से, इसके लिए WP क्या आएगा, प्राइम नंबर है देन W ऑफ P इक्वल्स टू आ जाएगा इसके लिए 1। सो 101 इंटू 101 है। सो यहाँ से D ओमेगा ऑफ P स्क्वायर क्या आएगा, ये P स्क्वायर की तरह फॉर्म हो जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही लेना है। सो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। एंड देन नेक्स्ट कंडीशन कहती है हमें n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 लेना है। सो यहाँ से ही ग्रेटर देन हो जाएगा 1000 से। तो दोनों कंडीशन हमने फुलफिल कर लिए। अब हमें देखना है d ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ऑफ n आता है या नहीं। सो इसके लिए अगर d ऑफ n देखें देन d ऑफ p आएगा हमारे पास p इंटू 1 इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से d ऑफ n क्या आएगा 1 इंटू यहाँ से 101 इंटू 101 है। सो इसका अगर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे देन वो आ जाएगा 1 इंटू 101 इंटू 101 विच इज़ इक्वल्स टू 3 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमारे पास p इंटू 1 की वजह से 2 आ रहा है। सो यहाँ से 3 आ जाएगा 101 एंड 101 विच इज़ इक्वल्स टू 3। सो यहाँ से d ऑफ n इक्वल्स टू तो 3 आ गया। एंड log ऑफ n की अगर बात करें देन अगर बेस हमारे पास 10 हो
सो 10 के अगर बेसिस पे लेंगे देन log ऑफ 100 की वैल्यू क्या आएगी, log ऑफ 100 इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से log ऑफ 100 इंटू 100 कितनी आएगी, विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। सो हमें पता है 101 इज़ ग्रेटर देन 100, ठीक है। सो अगर 101 इंटू 101 ले तो ये भी ग्रेटर देन होगा 100 इंटू 100। सो अगर दोनों साइड log अप्लाई करें सो हमें पता है log स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो यहाँ से log ऑफ 101 इंटू 101 इज़ ग्रेटर देन log ऑफ 100 इंटू 100। सो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 4। सो ये क्वांटिटी तो यहाँ से ग्रेटर देन 4 आ रही है और यहाँ से d ऑफ n आ रहा है हमारे पास 3। सो यहाँ से ये जो क्वांटिटी जो भी आएगी 4 से तो ग्रेटर ही आएगी डेफिनेटली। सो यहाँ से इसकी वैल्यू ग्रेटर 4 आ रही है बट यहाँ से इसकी वैल्यू 3 आ रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं जो भी क्वांटिटी आई 4 से ग्रेटर देन, लेट्स टेक 4 प्लस डेल्टा ले लेते हैं। सो यहाँ से ये जो क्वांटिटी आएगी ये रूल करेक्ट होगा। सो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। सो हमने जो यहाँ से आया है हमारे पास तो ये तो डज नॉट ग्रेटर देन आया। सो यहाँ से ये क्वांटिटी हमारे पास करेक्ट नहीं होगी। ये जो हमें गिवन है डी ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ऑफ एन। सो ये नहीं हुआ। सो यहाँ से ऑप्शन ए हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। सो हमने एक काउंटर एग्जाम्पल लेके ऑप्शन डिस्कार्ड कर लिया है। सो ऑप्शन बी के लिए अगर देखें, ऑप्शन ए को तो हमने काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर दिया, बट अगर ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी हमें कहता है देयर एग्जिस्ट एन सच दैट डी ऑफ एन इज ग्रेटर देन 3 रूट एन। सो यहाँ से अगर इसे एक एक काउंटर एग्जाम्पल लेके डिस्कार्ड करते रहें देन वो तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कैसे कोई भी एक एन निकल सकता है। देयर एग्जिस्ट दिया हुआ है, अगर फॉर एवरी दिया होता देन हम काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर देते, बट हम इसे अब काउंटर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड नहीं कर सकते। सो यहाँ से इसके लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट काम में लेंगे। सो डायरेक्ट रिजल्ट हमें क्या कहता है, सो डायरेक्ट रिजल्ट हमें कहता है सिंस डी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू, डायरेक्ट रिजल्ट कहता है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 डी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू 2 रूट एन। और हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी ऑफ एन इज ग्रेटर देन 3 रूट एन। वो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास रिजल्ट ये है फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 डी एन इज लेस देन इक्वल्स टू 2 रूट एन। सो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है देयर एग्जिस्ट की कंडीशन लेके सो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ए हमने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया और बी अब डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन। पहले लास्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन कहता है अगर ओमेगा ऑफ एन इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ एम हो तो डी ऑफ एन इज इक्वल्स टू डी ऑफ एम होगा। सो हम एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें एन और एम की डिस्टिंक्ट वैल्यू है, जिनके लिए ओमेगा एन इक्वल्स टू ओमेगा एम है। सो लेट अस टेक एन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, प्राइम स्क्वायर है विच इज इक्वल्स टू 9 एंड एम इक्वल्स टू 2 इंटू 5। सो यहाँ से ओमेगा एन क्या आएगा, ओमेगा एन नंबर ऑफ प्राइम एलिमेंट्स विद ओमेगा एन हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ ओमेगा एन। यहाँ से क्या आएगा, ओमेगा ऑफ एन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन में हमें गिवन है नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स विद काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी। सो यहाँ से अगर ओमेगा ऑफ 9 की बात करें, ओमेगा ऑफ 9 आएगा 3 स्क्वायर। सो यहाँ से ओमेगा ऑफ 3 स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ से दो बार आएंगे प्राइम नंबर्स काउंटेड विद मल्टीप्लिसिटी। सो यहाँ से ओमेगा ऑफ एन इक्वल्स टू 2। सिमिलरली अगर ओमेगा ऑफ एम इक्वल्स टू 10 लिया है देन ओमेगा ऑफ एम क्या आएगा, एक प्राइम नंबर 2 एंड दूसरा प्राइम नंबर 5। सो यहाँ से टोटल प्राइम नंबर 2 आए। सो ओमेगा ऑफ एम इक्वल्स टू 2 आ गया। सो ओमेगा ऑफ एन इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ एम आ गया। अब डी ऑफ एन निकालते हैं। डी ऑफ एन आता है यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स डी ऑफ एन इक्वल्स टू डी ऑफ 9। सो डी ऑफ 9 को हम लिख सकते हैं डी ऑफ 1 इंटू 3 इंटू 3। सो यहाँ से कितने फैक्टर्स हुए, 3 फैक्टर्स हो गए, 1 3 एंड 3। सो टोटल 3 फैक्टर्स हो गए। सो यहाँ से डी ऑफ एन इक्वल्स टू 3 आ गया। सिमिलरली क्योंकि यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 1 3 एंड 9 के फैक्टर्स में। और यहाँ से अगर सिमिलरली अगर डी ऑफ एम निकालें सो डी ऑफ एम इक्वल्स टू डी ऑफ 10 विच इज़ इक्वल्स टू डी ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ से इसके फैक्टर्स करेंगे देन इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने आएंगे, 1 2 5 एंड 10। इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स 3 आए थे, इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स 5 4 आएंगे। सो डी ऑफ एन इक्वल्स टू डी ऑफ एम इक्वल्स टू 4 आ गया 1 2 5 एंड 10 से। सो यहाँ से दोनों के पॉजिटिव डिवाइसेस अलग अलग आए। ओमेगा की वैल्यू तो इक्वल आई है बट डी की वैल्यू इक्वल नहीं है। 3 डज नॉट इक्वल्स टू 4, दैट इज वाई डी एन डज नॉट इक्वल्स टू डी एम। एंड देन यहाँ से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया जो कह रहा है अगर ओमेगा ऑफ एन इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ एम है देन डी एन इक्वल्स टू डी एम होगा। सो यहाँ से ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया।
जैसा कि हमने पहले कहा था ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, देन सिंगल करेक्ट होगा। अब 3 ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गए। सो बच्चा ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। सो सी यहाँ से करेक्ट हो गया। सिंपली हमने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड करके ऑप्शन सी को करेक्ट कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is question number 38 and question is from part B. So in this question given that consider the set of matrices G equals to G में एलिमेंट इस टाइप के 2x2 मैट्रिक्स के, जिसमें S B 0 1 where B belongs to Z and S belongs to -1 and +1. Then which of the following is true? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है G forms a group under addition. सेकेंड ऑप्शन कहता है G forms an abelian group under multiplication. थर्ड ऑप्शन कहता है every element of G is diagonalizable over C. एंड लास्ट ऑप्शन कहता है G is finitely generated group under multiplication. सो वन बाय वन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल G की जो स्ट्रक्चर दी हुई है उसमें 2x2 मैट्रिसेस दी हुए। सो 2x2 मैट्रिसेस साथ में B तो Z से बिलोंग्स कर रहा है एंड देन S जो है वो या तो +1 है या फिर -1 है। सो ऑप्शन ए कहता है G ग्रुप एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है। सो अगर एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप हो देन लेट अस टेक A इक्वल्स टू 1B 0 1 है एंड ऑप्शन एंड B दूसरा एलिमेंट है जो 1B डैश एंड 0 1 है। सो A और B ऐसे एलिमेंट्स लिए हैं जो G से बिलोंग्स करें। सो यहाँ से जहाँ B और B डैश दोनों Z से बिलोंग्स करें देन A और B दोनों Z से बिलोंग्स करें, अगर G से बिलोंग्स करें, अगर G ग्रुप बनाएगा देन A प्लस B उनका एडिशन भी ग्रुप में होगा एलिमेंट। सो A प्लस बी अगर निकालेंगे देन यहाँ से 2B प्लस बी डैश 0 एंड 2 आएगा। सो ये तो ग्रुप से बिलोंग्स नहीं कर रहा क्योंकि ग्रुप से तो ऐसे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं जहाँ से इसका फर्स्ट एलिमेंट या तो +1 एंड -1 है एंड देन यहाँ से जो लास्ट एलिमेंट है डायगोनल का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट तो डायगोनल का है +1 या -1 एंड देन जो दूसरा एलिमेंट है वो एग्जैक्टली 1 है। बट यहाँ से A प्लस बी जो हमारे पास आया है उसमें ये दोनों एलिमेंट 2 2 है। सो यहाँ से तो ऐसा ग्रुप का एलिमेंट नहीं हुआ ये। सो A प्लस बी डज नॉट बिलोंग्स टू G आ गया। सो अगर G ग्रुप बनाता देन A और B अगर G से बिलोंग्स कर रहे हैं देन A प्लस बी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है और ये भी ग्रुप से बिलोंग्स करते A प्लस बी भी, बट ये ग्रुप से नहीं बिलोंग कर रहा। देन G डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप अंडर एडिशन, दैट इज वाई ऑप्शन ए यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। सो नाउ कम टू द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमें कहता है G फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर G मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है देन फिर से हम एग्जांपल लेंगे A इक्वल्स टू 1B 0 B 1 एंड B इक्वल्स टू इस बार लिया है -1 B डैश 0 एंड 1। देन A और B तो G से बिलोंग्स करें देन A इंटू B अगर निकालते हैं देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से निकालेंगे देन आएगा AB इक्वल्स टू -1 B प्लस B डैश 0 एंड 1 एंड देन B ए आएगा -1 B डैश माइनस B 0 एंड 1। सो यहाँ से अगर ये अबेलियन ग्रुप होगा देन AB इक्वल्स टू BA होगा। सो अगर AB इक्वल्स टू BA होगा देन ये सारी एंट्रीज तो सिमिलर आ रही है बट B प्लस B डैश इक्वल्स टू B डैश माइनस B कब आएगा देन B इक्वल्स टू 0 हो, क्योंकि यहाँ से B डैश से B डैश कैंसिल आउट हो गया। सो -B इक्वल्स टू प्लस B, -B इक्वल्स टू प्लस B कब पॉसिबल है जब B इक्वल्स टू 0 हो। सो अगर हम B डज नॉट इक्वल्स टू 0 लें क्योंकि B और B डैश दोनों इंटीजर्स के सेट से बिलोंग्स कर रहे हैं एलिमेंट, सो ये 0 नॉन 0 कुछ भी हो सकते हैं। सो अगर B नॉन 0 लें देन इस केस में AB डज नॉट इक्वल्स टू B आएगा। सो अबेलियन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी। सो यहाँ से G इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। दैट इज वाई यहाँ से ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो E पहले डिस्कार्ड हो गया, B अब डिस्कार्ड हो गया। सो ऑप्शन सी कहता है एवरी एलिमेंट इन G इज डायगोनलाइजेबल ओवर C। सो ये देखने के लिए लेट अस टेक, इसमें भी हम काउंटर एग्जांपल से इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। एक काउंटर एग्जांपल में एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट अस टेक 1B 0 1। सो ये ग्रुप G से बिलोंग्स करता हुआ एलिमेंट है और लेते हैं B डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बनेगी नहीं क्योंकि B डज नॉट इक्वल्स टू 0 लिया है। देन इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, ये हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है देन इसके डायगोनल एलिमेंट्स ही इसकी आइगन वैल्यू होंगे। सो इसकी आइगन वैल्यूज होगी 1 एंड 1। सो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, लैम्डा इक्वल्स टू 1 की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी इसकी 2, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है 1 1।
एंड इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई, यहाँ से लेमडा इक्वल्स टू 1 है, देन नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल्स टू नलिटी ऑफ ए माइनस आई, देन नलिटी ऑफ ए माइनस आई इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा नलिटी ऑफ 0 बी 0 0। सो इसकी नलिटी क्या होगी, यहाँ से बी तो डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, सो इसकी नलिटी आ जाएगी 1 क्योंकि इसकी रैंक आएगी 1। सो नलिटी प्लस रैंक इक्वल्स टू रैंक, नलिटी प्लस रैंक इक्वल्स टू n, यहाँ से n की वैल्यू 2 है, सो यहाँ से रैंक 1 है, नलिटी भी 1 है। सो नलिटी आई 1, सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आई 1 बट एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आई 2, सो 2 डज नॉट इक्वल्स टू 1, देन एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी डज नॉट इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। देन ये इम्प्लाई करता है यहाँ से जो ए आया है वो डायगोनालाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि व्हेनेवर ए इज डायगोनालाइजेबल then geometric multiplicity of a equals to algebraic multiplicity of a for all lambda। then यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया, सो ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों डिस्कार्ड हो गए। पार्ट बी का क्वेश्चन है, देन ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। सो अगर ऑप्शन डी को चेक करें या फिर हम स्टार्टिंग से ऑप्शन डी से ही स्टार्ट करें क्वेश्चन, देन अगर ऑप्शन डी को करेक्ट कर ले देन बाकी 3 ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं होगी। सो अगर ऑप्शन डी से देखें, ऑप्शन डी कहता है जी इज फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो इसके लिए लेते हैं, लेट अस टेक जी इक्वल्स टू जी, अगर हम लें जी हमें ये गिवन है, जी इक्वल्स टू जी में वो सारे एलिमेंट है एस बी 0 1 टाइप के, जहाँ बी जेड से बिलोंग्स कर रहा है और एस -1 या फिर +1 के सेट से बिलोंग्स कर रहा है। सो द एलिमेंट ऑफ जी कैन बी, सो जी के एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं 1 n 0 1, क्योंकि यहाँ से 1 और -1 ही हो सकती है इसकी वैल्यू, एंड देन बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बी अगर बी पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में एस इक्वल्स टू 1 लेंगे देन ये 2 एलिमेंट होंगे, और अगर एस इक्वल्स टू -1 के केस में लेंगे देन ये 2 एलिमेंट होंगे, और अगर बी 0 होगा देन ये 2 एलिमेंट होंगे। सो इस तरीके से जी में इस टाइप से ये 6 एलिमेंट होंगे, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे जी में। सो इनफाइनाइट एलिमेंट हो गए। सो लेट अस टेक s इक्वल्स टू, हाँ एस हम 3 एलिमेंट्स का एक सेट लेते हैं जिसमें 1 1 0 1 1 -1 0 1 एंड -1 0 1 से जनरेट हो रहा है, ये 3 ही एलिमेंट इस सेट में। सो यहाँ से अगर इसकी पावर, इस एलिमेंट की पावर n कर देंगे देन ये आ जाएगा 1 n 0 1। सो यहाँ से इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से। सिमिलरली अगर सेकेंड एलिमेंट की पावर n कर देंगे देन ये सेकेंड एलिमेंट को डिनोट कर रहा है यहाँ से, और अगर इस एलिमेंट को -1 0 1 0 1 को यहाँ से अगर फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ से हमने जो ये एलिमेंट फाइंड आउट किया है सेकेंड एलिमेंट, इसे मल्टीप्लिकेट कर दे देन ये जो एलिमेंट आएगा -1 n 0 एंड 1, ये यहाँ से हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली हम फोर्थ एलिमेंट निकाल लेंगे, इस एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट जो हमने फाइंड आउट किया है 1 1 0 1 की पावर n निकाल के उससे मल्टीप्लिकेट करेंगे देन फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा, एंड देन फिफ्थ एलिमेंट के लिए हम फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ से इस सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लिकेट कर देंगे देन फिफ्थ एलिमेंट आ जाएगा। और यहाँ से ये जो सिक्स्थ एलिमेंट हमें गिवन है -1 0 0 1, ये हमने इस सेट में ही ले लिया है -1 0 एंड -1। सो यहाँ से ये जितने भी एलिमेंट थे जो हमने जी में माने थे कि जी में इस टाइप के एलिमेंट हैं, वो सारे हमने इस 3 एलिमेंट के सेट से निकाल लिए, इनमें आपस में रिएक्शन करवा के या फिर इनकी पावर निकाल के। सो यहाँ से S से हम ग्रुप जी को जनरेट कर सकते हैं। सो अगर S से ग्रुप जी को जनरेट किया जा सकता है तो S की कार्डिनलिटी कितनी है, S में तो 3 ही एलिमेंट है, S एक फाइनाइट सेट है। सो यहाँ से S से हम ग्रुप जी को जनरेट कर सकते हैं। सो एक फाइनाइट सेट के द्वारा हम जी को जनरेट कर पा रहे हैं। सो ये हमें ऑप्शन डी कहता है, ऑप्शन डी कहता है जी इज फाइनाइटली जनरेटेड ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो हमने एस को, जी को एक फाइनाइट सेट एस के थ्रू जनरेट कर लिया जिसकी कार्डिनलिटी 3 है। सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सो हमने ऑप्शन डी को करेक्ट प्रूफ भी कर दिया और तीनों ऑप्शन को डिस्कार्ड भी कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question, question number 39, in this question given that
लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इफ आर हैज फाइनाइटली मैनी प्राइम आइडियल्स देन आर इज अ फील्ड। सेकेंड ऑप्शन कहता है इफ आर हैज फाइनाइटली मैनी आइडियल्स देन आर इज फाइनाइट। थर्ड ऑप्शन कहता है इफ आर इज पी आई डी देन एवरी सबरिंग ऑफ आर विद यूनिटी इज पी आई डी। एंड लास्ट ऑप्शन कहता है इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन विच हैज फाइनाइटली मैनी आइडियल्स देन आर इज अ फील्ड। सो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम यहाँ तो काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले तो। सो फर्स्ट ऑप्शन कहता है इफ आर हैज फाइनाइटली मैनी प्राइम आइडियल्स देन आर इज अ फील्ड। सो अगर आर में फाइनाइटली मैनी प्राइम आइडियल्स होंगे देन आर फील्ड होगा। सो यहाँ से लेट अस टेक आर इक्वल्स टू Z6। सो हमें पता है Z6 में 2 ही प्राइम आइडियल्स है। सो Z6 हैज ओनली 2 प्राइम आइडियल्स बट Z6 इज नॉट फील्ड। Z6 फील्ड नहीं है क्योंकि Z6 एक फील्ड नहीं होगा क्योंकि Zm तभी फील्ड होता है व्हेन m इज़ अ प्राइम नंबर। सो यहाँ से 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, सो Z6 एक फील्ड नहीं होगा। सो Z6 फील्ड नहीं है बट Z में फाइनाइट प्राइम आइडियल्स हैं। सो यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, जो कह रहा है अगर फाइनाइट प्राइम आइडियल्स होंगी देन आर फील्ड होगा। सो ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, जो कहता है इफ आर हैज़ फाइनाइटली मैनी आइडियल्स देन आर इज़ फाइनाइट। सो अगर R में फाइनाइट आइडियल्स होंगी देन लेट अस टेक R इक्वल्स टू Q। सो Q में सिर्फ 2 ही आइडियल्स हैं, इट हैज़ ओनली 2 आइडियल्स बट Q इज़ नॉट फाइनाइट। Q इनफाइनाइट होता है। सो ऑप्शन ये डिस्कार्ड हो गया, जो कह रहा है R हैज़ फाइनाइटली मैनी आइडियल्स देन R इज़ फाइनाइट। सो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, जो कहता है इफ R इज़ फाइनाइट, R is PID, then every subring of R with unity is a PID. So if R is PID, then every subring of R with unity is PID. So let us take R equals to QX. QX हमारे पास इक्लिडियन डोमेन है, so QX PID होगा, बट QX की सबरिंग ZX हमें पता है ZX is a subring of QX, but ZX is not PID. So ZX PID नहीं है क्योंकि ZX f of x is PID if f is filled, if and only if f is filled, but z is not filled, so zx is not PID. So zx PID नहीं है but qx PID है। तो ऑप्शन सी हमें कह रहा है if r is PID then every subring of r with unity is PID, but qx की जो सबरिंग with unity zx है वो PID नहीं है। सो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। सो बच्चा ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी को हम डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए को हमने काउंटर एग्जाम्पल Z6 से डिस्कार्ड किया, ऑप्शन बी को हमने काउंटर एग्जाम्पल क्यू से डिस्कार्ड किया, एंड ऑप्शन सी को हमने ZX से डिस्कार्ड कर दिया जो सबरिंग है QX की। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों डिस्कार्ड हो गए, बचा ऑप्शन डी। सो डायरेक्टली हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in this question given that A belongs to Z be such that A is equals to B square plus C square, where B and C belongs to Z minus 0, then A cannot be written as, ऑप्शन E कहता है PD square where D belongs to Z and P is a prime with P is congruent to 1 mod 4, and ऑप्शन B कह रहे हैं PD square मतलब A cannot be written as PD square where D belongs to Z and P is a prime with P is congruent to 3 mod 4. Option C is saying A cannot be written as PQD square where Q belongs to Z and P and Q are primes with P is congruent to 1 mod 4 and Q is congruent to 3 mod 4. And last option is saying A cannot be written as PQD square where D belongs to Z and PQ are distinct prime with PQ is congruent to 3 mod 4. So one by one options चेक करते हैं। So first option कहता है A cannot be written as PD square where P is congruent to 1 mod 4 और P प्राइम है और D इंटीजर है। So अगर A इक्वल है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B और C नॉन ज़ीरो इंटीजर्स है। So अगर A की बात करें A इक्वल्स टू अगर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है देन अगर हम A इक्वल्स टू PD स्क्वायर के रूप में लिख सकें वेयर P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 हो, देन लेट अस टेक P इक्वल्स टू 5। P हमारे पास प्राइम नंबर हो गया और P इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 आ रहा है हमारे पास, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। सो यहाँ से ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, P प्राइम भी है। सो
पी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 5। सो 5 इक्वल्स टू 5 को हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर ले लेते हैं एंड सी इक्वल्स टू 1 स्क्वायर ले लेते हैं। सी इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 2। सो ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूप में लिखा गया। सो ए को हम लिख सकते हैं पी डी स्क्वायर के रूप में वेयर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। सो यहाँ से ए को लिखा जा सकता है, बट हमें क्वेश्चन में कहा गया ए कैन नॉट बी रिटर्न एज, बट ए कैन बी रिटर्न एज पी डी स्क्वायर। सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया क्योंकि हमें कैन नॉट बताना है, बट ए कैन। सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी एंड सी, बी सी एंड डी को हम सिर्फ एक काउंट एग्जाम्पल से डिस्कार्ड कर सकते हैं, इस डायरेक्ट रिजल्ट से। स्टेटमेंट हमें कहता है यहाँ से हमें पी क्यू एंड आर मतलब पी क्यू एंड पी क्यू 3 mod 4 दे में सब में। सो यहाँ से हमें रिजल्ट कहता है इफ n is congruent to 3 mod 4 then n is not a sum of 2 squares। यहाँ से अगर कोई भी एलिमेंट 3 mod 4 के रूप में लिखा जा रहा है देन उस एलिमेंट को हम 2 एलिमेंट के सम के स्क्वायर के रूप में नहीं लिख सकते। सो ये इम्प्लाई कर रहा है अगर कोई भी एलिमेंट इसके रूप में लिखा गया देन वो एलिमेंट 2 एलिमेंट के सम के स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। देन ऑप्शन बी सी एंड डी डिस्कार्ड हो जाएंगे। सो यहाँ से ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तीनों डिस्कार्ड हो गए सिर्फ एक ही रिजल्ट से। सॉरी डिस्कार्ड नहीं, करेक्ट हो गए, ये ए इनके रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ से ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी करेक्ट हो गए क्योंकि हमें ये बताना है कैन नॉट बी रिटर्न एज। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is question number 84. Question is from part C, then multiple correct option होंगे। So in this question given that for any prime p consider the group G equals to GL to Z by PZ, then which of the following are true? First option कहता है G has an element of order p. Option second कहता है G has exactly one element of order p. Option third कहता है G has no p साइलो सब ग्रुप। लास्ट ऑप्शन कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ P इज कॉन्जुगेट टू अ मैट्रिक्स 1A01 वेयर A बिलोंग्स टू Z बाई PZ। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप तो गिवन है GL2 Z बाई BZ एंड ऑप्शंस कहता है एक ऑप्शन तो कहता है G में ऑर्डर P के एलिमेंट्स होंगे। ऑप्शन बी कहता है G में सिर्फ A के एलिमेंट होगा वो भी ऑर्डर P का, मतलब ऑर्डर P का सिर्फ A के एलिमेंट होगा। ऑप्शन थर्ड कहता है G में PSSG नहीं होगा एंड लास्ट एलिमेंट कहता है एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P इज कॉन्जुगेट टू अ मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट 1A0A के कॉन्जुगेट होंगे। सो अगर ऑप्शंस की क्वेश्चन की बात करें सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से जो G ग्रुप गिवन है उसका ऑर्डर क्या होगा। ये जो हमारे पास ग्रुप गिवन है ये ग्रुप है हमारे पास GL एंड ZP। सो ऑर्डर ऑफ GL एंड ZP क्या होता है, order of GL and ZP equals to P raised to the power n minus 1 into P raised to the power n minus P into P raised to the power n minus P square and so on P raised to the power n minus P raised to the power n minus 1। सो यहाँ पे हमें Z by mz अगर गिवन हो देन वो Z by mz आइसोमॉर्फिक होता है Zm की फॉर ऑल m बिलोंग्स टू Z प्लस, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट से बिलोंग्स करे तो m। सो यहाँ से हमें ZL2 ZP गिवन है। सो ZL2 ZP जब गिवन है तो इसका ऑर्डर क्या होगा ZL2 ZP। सो n इक्वल्स टू 2 है। सो P रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1 एंड P रेस्ट टू द पावर 2 माइनस P यानी P स्क्वायर माइनस 1 इंटू P स्क्वायर माइनस P आ जाएगा। सो यहाँ से ऑर्डर ऑफ PSSG इन ZL GL एंड ZP क्या होता है, ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। ऑर्डर ऑफ PSSG इन GL एंड ZP इज P raised to the power n into n minus 1 by 2। सो यहाँ से ऑर्डर ऑफ PSSG इन GL 2ZP क्या आ जाएगा n इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे। सो P स्क्वायर माइनस P raised to the power 2 into 1 by 2, so 2 to 2 cancel out which is equals to P। सो ऑर्डर ऑफ PSSG is equals to P। सो ऑर्डर ऑफ PSSG इक्वल्स टू P आ रहा है देन हमारे पास जो PSSG आएगा वो अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर P आता है, P इम्प्लाइज प्राइम नंबर है यहाँ पे। सो किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम होगा देन इस केस में वो ग्रुप ऑलवेज साइक्लिक होगा। सो यहाँ से क्या आ रहा है ऑर्डर ऑफ PSSG इक्वल्स टू P आ रहा है देन P इज अ साइक्लिक ग्रुप, PSSG साइक्लिक हो गया। सो यहाँ से PSSG हमारे पास साइक्लिक है देन ऑप्शन ये कह रहा है G हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P साइक्लिक है देन उसमें ऑर्डर P का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा।
सो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया, जो कह रहा है जी हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। सो ऑर्डर पी का तो इसमें एलिमेंट तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप होगा ऑर्डर पी का, इसमें पी एस एस जी साइक्लिक होगा, देन ऑर्डर पी का तो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है एग्जैक्टली वन एलिमेंट। सो अगर ऑप्शन डी की पहले बात करें, ऑप्शन डी कह रहा है सारे एलिमेंट 1A01 के कॉन्जुगेट होंगे। सो फॉर अ प्राइम P, each element of GL2ZP with order P is conjugate to a strictly upper triangular matrix 1A01। किसी भी प्राइम नंबर P के लिए इस GL2ZP के जो सारे एलिमेंट होंगे वो 2x2 की मैट्रिक्स के स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की कॉन्जुगेट होंगे। सो यहाँ से n की वैल्यू 2 है, इसलिए यहाँ से 2x2 की मैट्रिक्स ली गई है। सो यहाँ से GL2ZP के सारे एलिमेंट्स जो होंगे 2x2 मैट्रिक्स की स्ट्रिक्टली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट होंगे। यही हमें ऑप्शन डी कह रहा है। डायरेक्ट रिजल्ट से हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ P इज कॉन्जुगेट टू अ मैट्रिक्स 1A01 वेयर A बिलोंग्स टू Z/PZ। सो यहाँ से ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए पहले ही करेक्ट हो गया था। नाउ कम टू द ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के लिए हम देखेंगे द नंबर ऑफ PSSG। सो द नंबर ऑफ PSSG इक्वल्स टू क्या है? सो नंबर ऑफ PSSG आएगा यहाँ से नंबर ऑफ PSSG बाई साइलोस थर्ड थ्योरम 1 + PT दैट्स डिवाइड ऑर्डर ऑफ G where T equals to 0, 1, 2 and so on। सो अगर T equals to 0 लेंगे देन यहाँ से वैल्यू आएगी 1। सो 1 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, सो इट कैन बी 1। और इफ T equals to 1 लेंगे देन 1 + P आएगा, और 1 + P यहाँ से ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू P + 1 का होल स्क्वायर इंटू P - 1 इंटू P। सो P + 1 डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। सो ऑर्डर नंबर ऑफ PSSG कैन बी बाई साइलोस थर्ड थ्योरम नंबर ऑफ PSSG कैन बी 1 और P - 1। सो इस केस में नंबर ऑफ PSSG एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं, बट ऑप्शन सी हमें कह रहा है G हैज़ नो PSSG। सो यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है G हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P। सो इफ वी आर जस्ट टेकिंग लेट अस टेक GL2Z2। सो यहाँ से GL2 अगर Z2 लेंगे देन GL2ZP की कार्डिनलिटी क्या है? GL2ZP की कार्डिनलिटी आई ऑर्डर ऑफ GL2ZP इज इक्वल्स टू P² - 1 इंटू P² - P। सो अगर P इक्वल्स टू 2 लेंगे देन इस केस में यहाँ से क्या आएगा? 4 - 1 एंड 4 - 2। सो दिस वन इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, देन दिस वन इज इक्वल्स टू 2 6। सो GL2ZP की कार्डिनलिटी 6 आई है। सो ऑर्डर ऑफ GL2ZP इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से इस टाइप के एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे। सो अगर इस टाइप के एलिमेंट है देन GL2Z2 हैज़ एग्जैक्टली 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। सो एग्जैक्टली 3 एलिमेंट आए ऑर्डर 2 के। सो 3 एलिमेंट आए ऑर्डर 2 के। सो ऑर्डर P के कितने एलिमेंट आए? 3। बट यहाँ से ऑप्शन कह रहा है G हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P। सो यहाँ से ये कंडीशन डिस्कार्ड होगी। हमारे पास 3 एलिमेंट आए ऑर्डर P इक्वल्स टू 2 के। सो यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। So now come to the next question. So this question is question number 85. In this question given that let Zx be the ring of polynomials over integer, then the additive group Zx is isomorphic to the multiplicative group Q plus of positive rational number. Option B कह रहा है isomorphic to the group of rational number Q अंडर एडिशन। थर्ड ऑप्शन कहता है काउंटेबल एंड लास्ट ऑप्शन कहता है अनकाउंटेबल। सो यहाँ से 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते हैं क्या होगा। सो ZX हमें दी हुई रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर इंटीजर एंड एडिटिव ग्रुप है एंड द एडिटिव ग्रुप ZX इज। सो एडिटिव ग्रुप हमें बताना है किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Q प्लस के या फिर Q के। जहाँ Q प्लस डिनोट करता है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को और Q प्लस डिनोट करता है पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के ग्रुप को, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप को, एंड Q डिनोट कर रहा है आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन को। यहाँ से ऑप्शन भी एडिशन के रेस्पेक्ट में डिनोट कर रहा है सारे रैशनल नंबर को, और Q प्लस के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। बस थर्ड ऑप्शन है ये जो एडिटिव ग्रुप आएगा ZX, ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल। सो 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते हैं। लेट अस टेक PX, हमने पॉलिनोमियल्स लिए, पॉलिनोमियल का सेट लिया है।
जो ZX से बिलोंग करते हैं पॉलिनोमियल इस टाइप के हैं, A0 + A1x + AN सॉन AN x⁻n x⁻n belongs to ZX for all AI belongs to Z. So let phi, हमने एक मैपिंग डिफाइन की, phi is ZX to Q plus डॉट. फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है कि ZX आइसोमॉर्फिक है Q प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के. सो लेट अस टेक एक मैपिंग लेते हैं ZX टू Q प्लस डॉट के रेस्पेक्ट में. सो यहाँ से इसके एलिमेंट हमने इस टाइप से डिफाइन किए हैं. पाई ऑफ PX is equals to b raised to the power A0 plus p into b raised to the power A1, b raised to the power A2 and so on, where b0 equals to 1, b1 equals to 2, b2 equals to 3 and इस टाइप से so on. So यहाँ से phi of px equals to क्या आ रहा है? Phi of px does not equals to phi of qx whenever px does not equals to qx. So ये कंडीशन क्या इम्प्लाई करती है? यहाँ से ये कंडीशन इम्प्लाई कर रही है हमारे पास phi जो मैपिंग है वो हमारे पास 1-1 मैपिंग है, क्योंकि phi ऑफ A डज नॉट इक्वल्स टू phi ऑफ B व्हेनेवर A डज नॉट इक्वल्स टू B. सो यहाँ से phi तो 1-1 है. सो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ से phi 1-1 आ गई. और अगर phi ऑफ PX की बात करें तो यहाँ से phi ऑफ PX से हमारे पास Q प्लस डॉट के एस्पेक्ट में पूरा इंटीजर्स पूरा सेट आ जाएगा यहाँ से कोडोमेन का. सो पूरा सेट अगर कोडोमेन का आ रहा है phi ऑफ PX के लिए, सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? ये इम्प्लाई कर रहा है स्ट्रेट फॉरवर्डली phi जो मैपिंग है हमारे पास ऑन टू मैपिंग है, क्योंकि यहाँ से कोडोमेन का पूरा सेट आ रहा है. सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से हमारे पास phi मैपिंग ऑन टू है. एंड देन थर्ड थिंग लेते हैं, phi ऑफ PX प्लस QX इज इक्वल्स टू phi ऑफ PX प्लस phi ऑफ QX. देन ये इम्प्लाई कर रहा है हमारे पास phi जो मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म है. सो फर्स्ट थिंग आई थी हमारे पास phi 1-1, सेकेंड थिंग आई थी phi हमारे पास ऑन टू, एंड देन थर्ड थिंग आ दी है हमारे पास phi होमोमॉर्फिज्म है. सो 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हमारे पास क्या होती है? 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होती है आइसोमॉर्फिज्म. सो phi इज एन आइसोमॉर्फिज्म. सो जब phi आइसोमॉर्फिज्म होगी देन इस केस में अगर कोई भी फंक्शन f(a)(b) हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म डिनोट करता है देन ये इम्प्लाई करता है a आइसोमॉर्फिक होता है b के. सो अगर यहाँ से देखें देन हमने जो मैपिंग ली है ZX टू Q प्लस डॉट के रेस्पेक्ट में ली है. सो यहाँ से ZX जो सेट आएगा वो हमारे पास Q प्लस डॉट के आइसोमॉर्फिक होगा. सो ये इम्प्लाई करता है ZX इज आइसोमॉर्फिक टू Q प्लस डॉट. सो यहाँ से अगर ये आइसोमॉर्फिक होगा देन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. और ऑप्शन बी का हमें पता है Q प्लस हमारे पास Q प्लस डॉट जो आएगा पॉजिटिव रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप वो आइसोमॉर्फिक नहीं होता रैशनल नंबर के एडिशन के ग्रुप के. सो यहाँ से अगर Z इसके आइसोमॉर्फिक है देन Z इसके आइसोमॉर्फिक बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि Q प्लस आइसोमॉर्फिक नहीं है Q के, Q प्लस डॉट आइसोमॉर्फिक नहीं है Q प्लस के. सो यहाँ से ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा. और हमें पता है रैशनल नंबर का जो सेट आता है वो काउंटेबल आता है. सो रैशनल नंबर का अगर सेट काउंटेबल है और रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के आइसोमॉर्फिक ZX है देन यहाँ से ZX भी हमारे पास काउंटेबल होगा. सो यहाँ से ZX काउंटेबल होगा. दैट्स वाई ऑप्शन सी करेक्ट आ गया, ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया. तो सिंपली हमने यहाँ से ZX को Q प्लस डॉट के मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के आइसोमॉर्फिक प्रूफ कर दिया. आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए हमने मैपिंग को 1-1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म प्रूफ किया है. सो यहाँ से ऑप्शन ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट आ गए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in the next question given that question number 86, let x equals to 0, 1 be the open unit interval and c xr be the ring of continuous function from x to r. For any x belongs to 0, 1, let ix equals to f belongs to c xr, f of x equals to 0. So ix उन सारे फंक्शंस का सेट है जो c xr से बिलोंग्स करते हैं जिनके लिए f of x equals to 0 है. Then which of the following are true? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है I of x is prime ideal. सेकेंड ऑप्शन कहता है I of x is a maximal ideal. थर्ड ऑप्शन कहता है every maximal ideal of CXR is equals to IX for some x belongs to R. एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है CXR is an integral domain. सो वन बाई वन ऑप्शंस को चेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल IX हमें गिवन है उन सारे फंक्शंस का सेट जिनके लिए f of x इक्वल्स टू 0 है और वो सारे फंक्शन CXR से बिलोंग्स करें. और CXR डिनोट किया गया CXR बी द रिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम x टू r.
और x बिलोंग्स किया गया, x बिलोंग्स करता है 0 to 1 के ओपन इंटरवल से। सो सी एक्स आर इज इक्वल्स टू उन सारे फंक्शन का कलेक्शन है जो x to r कॉन्टीन्यूसली डिफाइन है। सो सी एक्स आर इज इक्वल्स टू एफ वेयर f इज डिफाइंड फ्रॉम 0 1 कॉन्टीन्यूसली टू r। सो आई एक्स हमारे पास डिफाइन है उन सारे फंक्शंस का सी एक्स आर से सेट जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो, और कोई भी फंक्शन अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 आए कॉन्टीन्यूस फंक्शन से बिलोंग्स करते हुए, देन ये हमारे पास रिजल्ट होता है। इस केस में हमारे पास वो आइडियल मैक्सिमल आइडियल ही होता है। सो यहाँ से ये आइडियल जिस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वो आइडियल हमारे पास मैक्सिमल आइडियल है, ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है। सो यहाँ से आई ऑफ एक्स हमारे पास मैक्सिमल आइडियल होगा। सो अगर आई ऑफ एक्स मैक्सिमल आइडियल होगा देन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन बी तो आ गया करेक्ट। और अगर ऑप्शन ए की बात करें देन ऑप्शन ए के लिए हमारे पास रिजल्ट है इन अ कम्यूटेटिव रिंग एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। सो यहाँ से ये आइडियल हमारे पास मैक्सिमल है, देन ये आइडियल हमारे पास प्राइम हो जाएगा। सो यहाँ से ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया। सो बी हमने डायरेक्ट रिजल्ट से प्रूफ किया, सी हमने रिजल्ट लगा के प्रूफ कर दिया। सो दोनों ऑप्शन तो करेक्ट हो गए, ए और बी। नाउ कम टू द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहता है एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ सी एक्स आर इज इक्वल्स टू आई एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आई। सो ये जो रिजल्ट है हमारे पास ये फॉल्स रिजल्ट है, ऐसा रिजल्ट नहीं होता क्योंकि द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस of compact support is an ideal of Cx, and by Zohn's lemma it's contained in a maximal ideal G. This ideal is not of the form Ix for every x belongs to 0 to 1 के ओपन इंटरवल से अगर कोई x belongs कर रहा है there is a function f with compact support such that f of x equals to 1. Thus for f does not belongs to Ix, thus J is not a subset of Ix for any x. Thus the maximal ideal is not of Ix. So यहाँ से मैक्सिमल आइडियल Ix के ही इक्वल नहीं होगा। सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ऑप्शन सी जो आएगा वो हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी सी एक्स आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। सो इसके लिए लेट अस टेक जी एक्स इक्वल्स टू एक फंक्शन लेते हैं जो इस टाइप से डिफाइन है x व्हेन x लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा फंक्शन एच एक्स देते हैं जो आएगा 0 व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो एफ एक्स जो फंक्शन है वो मल्टीप्लीकेशन है जी एक्स और एच एक्स का, देन एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स डॉट एच एक्स विच इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। एज वी कैन सी दोनों फंक्शन को अगर देखें तो सो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 बट नाइदर जी एक्स इक्वल्स टू 0 नॉर एच एक्स इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से एफ एक्स 0 आ रहा है बट जी उनके मल्टीप्लिकेशन जी एक्स और एच एक्स से शो रहा है, और जी एक्स और एच एक्स 0 नहीं, फिर भी एफ एक्स हमारे पास 0 आ रहा है। सो ये इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से ये जो सी एक्स आर आएगा ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा क्योंकि सी एक्स आर से हमने एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स दो फंक्शन डिफाइन किए थे, एक नया फंक्शन एफ एक्स बनाया था। एफ एक्स फंक्शन हमारे पास 0 फंक्शन आ रहा है बट जी एक्स और एच एक्स दोनों ही 0 फंक्शन नहीं आ रहे। तो यहाँ से ऑप्शन डी इम्प्लाई करता है ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से करेक्ट ऑप्शंस बने हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question, question number 87, given that let n belongs to Z, then which of the following are correct? First option कह रहा है x raised to the power 3 x cube plus nx plus 1 is an irreducible over Z for every n. Option B कह रहा है x cube plus nx plus 1 is reducible over Z if n belongs to 0 and minus 2. Third option कहता है if x cube plus nx plus 1 is irreducible over Z if n does not belongs to 0 minus 2. And last option कहता है x cube plus nx plus 1 is reducible over Z for infinitely many n. So यहाँ से सारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल x cube plus nx plus 1 की ही बात की गई। ये irreducible होगा या reducible, और अगर irreducible होगा तो कौन से पॉइंट्स पे होगा और reducible होगा तो कौन से पॉइंट्स पे होगा, ये ही बताना है। सो यहाँ से 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल लिया गया जहाँ n z से बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर्स के सेट से।
सो बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो इसके लिए इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू, देन अगर एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हमारे पास ओवर क्यू रेशनल नंबर पर रिड्यूसिबल है, देन ये इम्प्लाई करता है इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स एज ए रूट ओवर क्यू। मतलब अगर कोई भी पॉलिनोमियल रैशनल पर रिड्यूसिबल है, देन ये इम्प्लाई कर रहा है रैशनल नंबर के सेट से उसके रूट्स बिलोंग्स करेंगे। देन ये फिफ्थ कंडीशन है। सो इफ एफ एक्स, और दूसरा रिजल्ट है हमारे पास इफ एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू, ये फिफ्थ कंडीशन है। एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू, यानी एफ एक्स अगर क्यू पे रिड्यूसिबल है देन एफ एक्स जेड पे भी रिड्यूसिबल ही आएगा, और अगर एफ एक्स क्यू पर इरिड्यूसिबल है देन एफ एक्स जेड पर भी इरिड्यूसिबल ही आएगा। सो यहाँ से इम्प्लाई करता है एफ एक्स अगर हमारे पास 3 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल हो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी कोई पॉलिनोमियल हो, देन आर बाई एस कोई भी रैशनल नंबर इज अ रूट ऑफ एफ एक्स, इसका रूट होगा वेयर अगर साथ ही आर और एस का जीसीडी 1 है, तो अगर आर डिवाइड करे सी को एंड एस डिवाइड करे ए को, देन इस केस में आर बाई एस इसका एक रूट होगा वेयर जीसीडी ऑफ आर एंड एस इक्वल्स टू 1 होगा। वैसे अगर स्टेटमेंट की बात करें, एफ एक्स हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, देन आर बाई एस जिनका जीसीडी 1 है, जीसीडी ऑफ आर एंड एस इक्वल्स टू 1, तो ये रैशनल नंबर इस पॉलिनोमियल का एक रूट होगा इफ एंड ओनली इफ आर डिवाइड एस एंड एस आर डिवाइड सी एंड एस डिवाइड्स ए, देन इस केस में इसका रूट होगा। सो अगर इस पॉलिनोमियल की बात करें एक्स क्यूब प्लस एन एक्स प्लस 1, देन इसका भी कोई आर बाई एस इसका एक रूट होगा। सो अगर ये फर्स्ट थिंग इज एफ एक्स अगर रिड्यूसिबल होगा, लेट अस टेक एफ एक्स इज रिड्यूसिबल, सो एफ एक्स अगर एक रिड्यूसिबल होगा ओवर जेड, देन एफ एक्स के रूट जेड में होंगे। मतलब एफ एक्स हमने पहले लिया है एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर क्यू इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज रिड्यूसिबल ओवर जेड। सो अगर इफ एफ एक्स is reducible over z, so fx equals to x cube plus nx plus 1 is reducible over z, then this one is implying this one is reducible over q, so fx equals to x cube plus nx plus 1 is reducible over q। so यहाँ से अगर ये q पर reducible है, so इसके रूट रैशनल होंगे, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर रैशनल नंबर के सेट पे रिड्यूसिबल होगा देन रैशनल नंबर के सेट में उसके रूट्स होंगे। सो यहाँ से आर बाई एस इसके रूट्स रैशनल में बिलोंग्स करेंगे एफ एक्स के, सो इसके रूट्स लेटेस्ट टेक इसके रूट आर बाई एस है। सो आर बाई एस इज द रूट ऑफ एफ एक्स वेयर जी सी डी ऑफ आर एंड एस इक्वल्स टू 1। सो अगर आर बाई एस इसका एक रूट होगा देन आर डिवाइड करेगा सी को, यहाँ से सी इक्वल्स टू है 1 अगर कंपेयर करें तो, और ए इक्वल्स टू है 1। सो आर डिवाइड करेगा सी को एंड एस डिवाइड करेगा ए को। सो यहाँ से आर डिवाइड करेगा 1 को एंड एस डिवाइड करेगा 1 को। सो आर और एस अगर 1 को डिवाइड कर रहे हैं दोनों, देन आर इक्वल्स टू आर में भी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और एस भी प्लस माइनस 1 से ही होगा कोई एलिमेंट। सो आर बाई एस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 बिलोंग्स कर रहा है रैशनल नंबर में। सो इसके जो रूट होंगे यहाँ से ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, एफ एक्स के रूट क्या आएंगे +1 या -1। सो एक्स क्यूब प्लस एन एक्स प्लस 1 इज रिड्यूसिबल ओवर जेड, देन इम्प्लाइज एफ एक्स हैज़ रूट्स इक्वल्स टू +1 और -1। सो इसके ये दो ही रूट्स आ रहे हैं। सो अगर एफ ऑफ 1 निकालें देन 0 आएगा और एफ ऑफ -1 निकालें तो 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों इसके रूट्स हैं। सो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू, अगर एफ ऑफ 1 यहाँ से निकालें, सो एफ ऑफ 1 क्या आएगा 1 क्यूब प्लस एन इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। सो 1 प्लस एन प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो एन प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से क्या इम्प्लाई कर रहे हैं एन इक्वल्स टू 2, मतलब अगर फंक्शन रिड्यूसिबल होगा देन एन इक्वल्स टू 2 आएगा, फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गई। एंड देन अगर फंक्शन रिड्यूसिबल है देन एफ -1 पे भी रिड्यूसिबल है, क्योंकि -1 भी इसका एक रूट है। सो एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 क्यूब प्लस एन इंटू -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से क्या रहे +1 एंड -1 कैंसिल आउट, देन एन इक्वल्स टू 0। सो एन इक्वल्स टू 0 पर भी फंक्शन रिड्यूसिबल है, यानी अगर ये फंक्शन रिड्यूसिबल है देन इसके रूट्स आएंगे +1 एंड -1, और +1 एंड -1 रूट्स हैं, देन अगर +1 होगा रूट देन n इक्वल्स टू 2, और अगर -1 रूट है देन n इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से n इक्वल्स टू 0 एंड 2 पर ही फंक्शन रिड्यूसिबल होगा ओवर z। सो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है x³ प्लस nx प्लस 1 इज इरेड्यूसिबल ओवर z फॉर ऑल n।
सो यहाँ से फॉर ऑल इनकी कंडीशन तो डिस्कार्ड होगी क्योंकि n इक्वल्स टू 0 एंड n इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन रिड्यूसिबल है, सो ऑप्शन ही डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली ऑप्शन बी की बात करें, एक्स क्यूब प्लस एन एक्स प्लस 1 इज रिड्यूसिबल ओवर जेड इफ n बिलोंग्स टू 0 एंड 2, यही हमने यहाँ प्रूफ किया है। सो यहाँ से n इक्वल्स टू यहाँ से n इक्वल्स टू -2 आया, सो n इक्वल्स टू -2 आया, देन यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 0 एंड -2। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है एक्स क्यूब प्लस एन एक्स प्लस 1 इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड इफ n डज नॉट बिलोंग्स टू 0 एंड 2, मतलब n 0 2 नहीं होगा, देन इस केस में फंक्शन इरिड्यूसिबल ही होगा। ये सही बात है क्योंकि फंक्शन अगर रिड्यूसिबल है देन n बिलोंग करेगा 0 एंड 2, इसके अलावा फंक्शन हर जगह इरिड्यूसिबल होगा। सो यहाँ से ऑप्शन बी और ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी कहता है एक्स क्यूब प्लस एन एक्स प्लस 1 इज रिड्यूसिबल ओवर जेड फॉर इनफाइनेटली मैनी एन, फंक्शन सिर्फ रिड्यूसिबल इन 2 ही पॉइंट्स पर है जब n की वैल्यू इन दोनों में से कोई है, अदरवाइज फंक्शन इरिड्यूसिबल है। सो यहाँ से ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शंस बने हैं ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट ऑप्शंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this one is the last question of this video. In this question given that let f, question number 88, let f27 denote the finite field of size 27 for each alpha belongs to f27, we define a alpha equals to 1, 1 plus alpha, 1 plus alpha plus alpha square, 1 plus alpha square plus alpha cube and so on. Then which of the following are true? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द नंबर ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू f27 सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए अल्फा इक्वल्स टू 26 इक्वल्स टू 12, एंड ऑप्शन बी कहता है 0 बिलोंग्स टू ए अल्फा इफ एंड ओनली इफ अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 0। ऑप्शन सी कहता है मोड ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ a1 इज इक्वल्स टू 27। लास्ट ऑप्शन कहता है इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू f27 when a alpha is singleton set। सो 1 by 1 देखते हैं ऑप्शंस क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल f हमारे पास f27 डिनोट कर रहा है एक फाइनाइट फील्ड को जिसकी कार्डिनलिटी है 27, और फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू f27 वी डिफाइन a अल्फा, इस टाइप से डिफाइन किया गया। देन 1 by 1 देखते हैं ऑप्शंस क्या होंगे। सो इफ f is a finite field then f star dot is cyclic group of order of f-1। सो यहाँ से f27 एक फाइनाइट फील्ड है हमारे पास 27 एलिमेंट का, सो f स्टार 27 डॉट क्या है यहाँ से ऑर्डर ऑफ f-1, ऑर्डर ऑफ f है हमारे पास यहाँ से 27, सो 27 - 1 इक्वल्स टू f स्टार डॉट साइक्लिक ग्रुप होगा। सो यहाँ से इस साइक्लिक ग्रुप की कार्डिनलिटी होगी 27 - 1 इक्वल्स टू 26। सो यहाँ से इसकी कार्डिनलिटी 26 होगी। सो जनरेटर ऑफ साइक्लिक एलिमेंट, साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर कितने होंगे, किसी भी साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n की साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर होंगे फाई ऑफ n। सो यहाँ पे n इक्वल्स टू 26 है, सो फाई ऑफ 26 इज इक्वल्स टू फाई ऑफ 2 इंटू 13। सो यहाँ से इसकी यूलर्स फंक्शन की वैल्यू आएगी 12 डिफाइन करने पर। सो यहाँ से इसको डिफाइन कर लिया यूलर्स फंक्शन को, यूलर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों प्राइम है 2 इंटू 13। सो यहाँ से 26 इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/13। सो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लिया, देन वैल्यू आ गई है 26 इंटू 1/2 इंटू 12/13, सो विच इज इक्वल्स टू 12 आ गया सिंप्लीफाई करने से। सो यहाँ से इसके जनरेटर 12 आ गए, 26 एलिमेंट के साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर आ रहे हैं। सो यहाँ से द एलिमेंट ऑफ द नंबर ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू f27। सो अगर यहाँ से इस ग्रुप को देखें, सो यहाँ से ये इस टाइप से डिनोट है 1 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब। सो अगर यहाँ से देखें देन ये अल्फा जो है यहाँ से जनरेटर का काम कर रहा है, जनरेटर का काम कर रहा है। सो यहाँ से कितने जनरेटर इसके पॉसिबल है, इसके जनरेटर पॉसिबल है, इसमें टोटल 12 जनरेटर्स होंगे। सो यही यहाँ से ऑप्शन ही कह रहा है द नंबर ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू f27 सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए अल्फा इक्वल्स टू 26 इज इक्वल्स टू 12। सो यहाँ से ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए अल्फा
इफ एंड ओनली इफ अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से लेट अस अज्यूम दैट अल्फा अगर 0 होगा देन ए अल्फा, अगर अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा देन इस केस में 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए अल्फा होगा. सो लेट अस अज्यूम दैट अल्फा इक्वल्स टू 0, देन इस केस में a0 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्योंकि a अल्फा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन. सो अगर अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा देन a ऑफ अल्फा, सो a ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, विच डज नॉट कंटेन 0. सो यहाँ से ये 0 कंटेन नहीं कर रहा. सो यहाँ से ये कंडीशन तो फुलफिल होगी, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए अल्फा. तो एक साइड से तो केस प्रूफ हो गया कि जब 0 बिलोंग्स टू ए अल्फा होगा देन इस केस में अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. एंड देन रिवर्स कंडीशन अगर फुलफिल करें देन नाउ वी हैव टू शो दैट अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू जब 0 होगा देन इस केस में 0 बिलोंग करेगा ए अल्फा से. सो हमने ये तो प्रूफ कर दिया जब अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा देन 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए अल्फा हो गया. सो अगर अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा देन 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए अल्फा प्रूफ करना है. सो इफ अल्फा इक्वल्स टू 0, अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 0, देन अल्फा बिलोंग कर रहा है F27 स्टार से, F स्टार 27 से. सो अल्फा अगर इससे बिलोंग्स करे देन अल्फा रेस टू द पावर m इक्वल्स टू 1 आएगा. सो यहाँ से m इसके ऑर्डर ऑफ अल्फा को डिनोट कर रहा है. सो अल्फा रेस टू द पावर m-1 इक्वल्स टू 0 आ गया. यहाँ से डिनोट कर रहा है ऑर्डर ऑफ अल्फा को, ऑर्डर ऑफ अल्फा इक्वल्स टू m. सो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे इक्वेशन को, अल्फा-1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा रेस टू द पावर m-1 प्लस अल्फा रेस टू द पावर m-2 प्लस सो ऑन प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू या तो 1 आएगा या फिर दिस वन इक्वल्स टू 0. सो ये इम्प्लाई कर रहा है सारी चीज़ें ए अल्फा से बिलोंग्स कर रही है. सो ये हमें प्रूफ करना है. सो यहाँ से ये आ गया और यहाँ से इक्वल्स टू 0 आ गया. सो 0 बिलोंग कर गया ए अल्फा से. सो व्हेन एवर अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 बिलोंग्स टू ए अल्फा. यही हमें यहाँ से प्रूफ करना है. इफ अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 0 देन 0 बिलोंग्स टू ए अल्फा. सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया जो कह रहा है 0 बिलोंग्स टू ए अल्फा इफ एंड ओनली इफ अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू 0. सो ऑप्शन ए पहले प्रूफ कर दिया, ऑप्शन बी अब करेक्ट हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. सो ऑप्शन सी हमें कहता है इफ अल्फा इक्वल्स टू 1. सो अगर अल्फा इक्वल्स टू 1 होगा देन इस केस में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ F27 इज इक्वल्स टू 3 आएगा. देन A1 इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2. सो कार्डिनलिटी ऑफ A1 इक्वल्स टू 3 आ गया विच इज डज नॉट इक्वल्स टू 27. सो यहाँ से ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया. नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन. सो अगर लास्ट ऑप्शन की बात करें ए अल्फा इज अ सिंगलटन सेट. सो लास्ट ऑप्शन हमें कहता है इफ F27 सिंस F बिलोंग्स टू F स्टार 27 और ईच ए अल्फा कंटेन्ड इन अ सिंगलटन सेट 1 imply intersection of alpha belongs to F27, A alpha is a singleton set 1. Then this one is implying option D यहाँ से करेक्ट होगा. सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ गया. तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शंस बने हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट ऑप्शंस. सो आज के इस वीडियो में हमने जून 2019 में पूछा गया एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की 3 क्वेश्चन पार्ट बी के एंड 6 क्वेश्चन पार्ट सी के. सो टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.